नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे युवा वोट बैंक की, जिस पर सियासी दलों का पूरा फोकस है। एक तरफ कमलनाथ चिट्ठी लिखकर युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का दौरा हुआ है। वो भी युवाओं को साधने की कवायद में जुटे हैं। इसका मतलब एमपी में जहाँ पे कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है, वहीं बीजेपी बगल के छत्तीसगढ़ में जो है यही काम कर रही है। हम बात करेंगे एमपी के सियासत में जारी एक ट्वीट पर मचे घमासान की, साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। एमपी और छत्तीसगढ़ में अब सियासी दलों का पूरा फोकस युवाओं पे है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के नए मतदाताओं को पीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस चीफ ने कमलनाथ ने पत्र लिखा है, जिसमें कमलनाथ ने कहा है कि आपका हर फैसला मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। बीजेपी को युवाओं के प्रति जो है असंवेदनशील कहा है। उन्होंने कहा कि आपको प्रदेश के युवाओं के परिवार का वरिष्ठ सदस्य बताया। साथ ही अपील करते हुए कहा कि आप जागरूक युवाओं की तरह सोचें और मध्य प्रदेश की सच्चाई को पहचानते हुए सच्चाई का साथ दें। तो ये जो है चिट्ठी लिखी गई है। 22 लाख युवा मतदाता हैं, अपने मताधिकारों का जो है वो प्रयोग करेंगे। तो ये जो खबर है, जी हाँ, लेकिन साथ में अब एक जो है छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। छत्तीसगढ़ में भारतीय युवा मोर्चा ने अपने अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को रायपुर भेजा है। इस दौरान उन्होंने बघेल सरकार पर जुबानी हमला किया। बोला उन्होंने कि सीएम हाउस में बीजेपी को फिर से स्थापित करने का संकल्प लेकर के रायपुर आए हैं। तेजस्वी सूर्या जो है परिवर्तन उद्घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ इजहार हैं और साथ में जुल्फी भी हैं। दोनों से बात करते हैं। पहले इजहार, आपसे, ये जो कांग्रेस ने नया दांव चला है, जो चिट्ठी लिखी है युवाओं के लिए, ये कितना कारगर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 22 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कहीं ना कहीं उनको साधने की दिशा में उनके ज़रिए मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी पकड़ मजबूत करने, उसमें जो है अपना जनाधार बढ़ाने और उसमें लीड करने को लेकर कमलनाथ ने एक पत्र लिखा है मध्य प्रदेश के उन सभी नव मतदाताओं को, और जिसमें उन्होंने अपने आप को उनके परिवार का जो है वरिष्ठ सदस्य भी बताया है। साथ ही उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बताया है, भारतीय जनता पार्टी को असंवेदनशील बताया है। और जो लगातार कमलनाथ बात कहते हैं, जैसा हमने ज़्यादातर भाषणों में सुना है कमलनाथ के, आपने भी सुना होगा, वो लगातार एक बात बोलते हैं कि मेरा साथ दो ना दो, लेकिन सच का साथ जरूर देना। तो उस बात को उन्होंने उन बच्चों को पत्र लिखते समय भी दोहराया है। उन्होंने उस जिक्र किया है कि आप सच्चाई का साथ देना और आपके जरिए से ही मध्य प्रदेश का भविष्य बन पाएगा। जी, तो क्या ये बात कह के कि क्या युवाओं को अपने पाले में करने से, केवल एक चिट्ठी लिखने से तो नहीं होगा ना इजहार? आपको युवाओं के लिए पूरा प्रोग्राम और देनी होगी, नौकरियों की बात करनी होगी। केवल भावनात्मक अपील से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए पत्र लिखने के साथ साथ अगर हम बात करें तो कमलनाथ ने जो 11 वचन दिए हैं, जिन वचनों को लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनमें भी युवाओं को लेकर कई सारे वादे किए गए हैं। और कांग्रेस लगातार जब ये देखने में आता है कि जब बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो एमपी टीईटी वर्ग 3 में 51,000 पदों की नियुक्ति की मांग हो, चाहे पटवारी परीक्षा के जो चयनित छात्र हैं उनकी नियुक्ति की मांग हो, चाहे जो चयनित शिक्षक हों उनकी नियुक्ति की मांग हो, तो इन सब में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपना समर्थन देती है। जब ये सभी लोग धरने प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो कांग्रेस उनको अपना समर्थन देती है और लगातार कांग्रेस उनको आश्वस्त करती है कि अगर हम सरकार में आए तो उनके साथ न्याय होगा। हमने कमलनाथ को कई बार सुना है कि कमलनाथ जब मुखालिफ
मुखातिब कर रहे होते हैं युवाओं को, तो ये बात जरूर कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपके साथ न्याय होगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो युवाओं की मांगों का समर्थन करते हैं और युवाओं को जो उनका हक है उसको दिलाने की बात करते हैं। और उन्होंने आज इसी कड़ी में पत्र लिखकर जो है युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है, एक भावनात्मक अपील की है, जिससे कि आगामी विधानसभा में इसका लाभ उठाया जा सके। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपके बगल के राज्य छत्तीसगढ़ चलते हैं और चलेंगे नीलेश के पास, लेकिन तेजस्वी सूर्या जो पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनवाते हैं, फिर नीलेश के पास चलेंगे। इस प्रवास से पहले 2 बार छत्तीसगढ़ आने का और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सीएम हाउस का घेराव करने का मौका हमें मिला था। इस बार हम सीएम हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए, संकल्प लेने के लिए हम यहां आए। आने वाले दिन में देश के हर प्रदेश सरकार को, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, हर सरकार को अपने पीएससी सिस्टम में रिफॉर्म्स ले आने के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी इस हाईकोर्ट के स्टे के जजमेंट से मिला है। और मैं मानता हूं कि ये प्रदेश के सारी युवाओं का जीत है, खास में युवा मोर्चा की जीत है। आज पूरे प्रदेश में एक इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट काम कर रहा है और इस इर्रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो निर्देश है, इसका एग्जाम्पल है, इसका भ्रष्टाचार भी है, उसका तुष्टीकरण राजनीति भी है और परिवारवाद भी है। और आजकल मुख्यमंत्री जी को भी पूरी जानकारी है कि वो वापस नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के टिकट स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग में वो स्वयं कैंडी क्रश खेलते हुए बिजी है। और प्रदेश के युवा, विशेष रूप में भारतीय जनता पार्टी के युवा, हम सुनिश्चित किए हैं कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस चुनाव के बाद पूर्ण रूप से हम छुट्टी देंगे, ताकि वो घर में बैठे बैठे वो कैंडी क्रश को पूरा रूप से वो खेल सके। ये संकल्प के साथ आज हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी हाँ, सीधे नीलेश के पास चल सकते हैं, रायपुर। नीलेश, तेजस्वी सूर्या के आने से क्या फर्क पड़ेगा? बातें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी की हैं। जी बिल्कुल, तेजस्वी सूर्या के आने से जो यूथ वर्ग है बीजेपी का, उसको एक बूस्टअप मिली और प्रदेश भर के इनके जितने भी मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता सदस्य थे, उन सबको बुलाया गया था। लगभग 1000 की भीड़ भी जुटी थी उस कार्यक्रम में। तो इससे ये तय है कि इनका अपना जो यूथ का जो सदस्यता है, यूथ के जो कैडर है इनके, उनको बूस्टअप मिला है और उस बूस्टअप का असर इनको चुनाव में मिलेगा बाबा। इसके साथ साथ एक चीज का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। जब छत्तीसगढ़ में लगातार जो घोटाले हो रहे हैं, घोटालों का आरोप बीजेपी लगाकर घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्राउंड पे मुझे लगता है कि उनके अपने भी सर्वे और अपनी उनकी तैयारियों में ये पता चला होगा कि चाहे कोल घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, वो बहुत ज्यादा ग्राउंड पर असर करता इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन जब से मुद्दा पीएससी का आया, पीएससी के मामले में भाजपा ने इसको हाथों हाथ लिया है और उसको लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी सूर्या भी आज के कार्यशाला में इसका जिक्र किया, प्रेस से 2 बार उनके मुखातिब हुए, दोनों बार उन्होंने पीएससी का जिक्र किया। भाजपा भी जब भी आरोप लगा रही कांग्रेस को, तो पीएससी पे लगा रही है, क्योंकि जो युवा हैं उनके मन में कहीं ना कहीं शंका है कि पीएससी में अगर जो गड़बड़ी अगर हुई है तो उसमें सरकार जो है तत्काल जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। हालांकि बाद में अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को एक में बोलना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कई सारे निर्णय जरूर भूपेश बघेल सरकार ने लिए। जैसे कि रिफॉर्म की जो बात कर रहे थे तेजस्वी सूर्या, वो रिफॉर्म का आदेश पहले ही कैबिनेट में पास हो चुका है छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा जो युवाओं के लिए पीएससी में बाद में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि कोई एक आके शिकायत करे, मैं जांच करवाऊंगा। शुरुआती दौर में कांग्रेस के लोग कहते रहे कि
कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री करना पड़ा। तो उन मुख्यमंत्री को भी कांग्रेस को भी ये समझ में आ रहा है कि पीएससी जो है उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे युवाओं से जुड़ा मामला और 16 लाख से अधिक 30 साल से कम के मतदाता छत्तीसगढ़ में हैं। ऐसे में ये हुआ जिसके साथ जाएंगे एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जी बाबा, इसलिए युवाओं पर इनका फोकस है। जी जी नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एमपी में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले सभी सियासी दलों से अपील की कि वो चुनाव जरूर लड़ें, लेकिन मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखें। इस अपील के एक दिन बाद ही ट्विटर पर जारी एक पोस्ट ने सियासी माहौल गरमा दिया। दरअसल बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट में बुधनी से सीएम शिवराज के नाम का ऐलान किया, तो इस पर विद कांग्रेस नाम के एक ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया गया, जिसका टाइटल में लिखा गया था मामा का श्राद्ध। ये ट्वीट देखते ही सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। कार्तिकेय ने भी ट्वीट में कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा कि आप पर गुस्सा करूं या दया करूं। उधर कार्तिकेय के ट्वीट के बाद कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने भी एक ट्वीट किया और सफाई दी कि ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। साथ ही बेबले ने सीएम की लंबी उम्र की कामना की। उधर इस ट्वीट वार पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। ये आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, उसके बाद इजहार के पास चलेंगे, फिर जुल्फी के पास, फिर देवास चलेंगे अरविंद के पास। मुझे लगता है कि कांग्रेस की वांशिक दिवालियेपन हो चुकी है। कांग्रेस पागलपन के दौर पर गुजर रही है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए कि लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा, और किसानों और मजदूरों का हितैषी, और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे हैं। क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? और श्राद्ध पक्षों में भाजपा की सूची को आने का को कड़वे दिन और श्राद्ध से जोड़ेंगे। जिंदे व्यक्तियों को आप मृत घोषित करना चाहते हो? अरे कांग्रेस और कमलनाथ इतने पागलपंथ के दौर से मत गुजरो। सनातन धर्म का इतना अपमान मत करो कि पहले तुम्हारे कई लोगों ने सनातन को जो है रोग कहा, अब सनातन को मानने वाले लोगों को आप जीवित व्यक्तियों को का श्राद्ध की तुलना कर रहे हो। थोड़ी सी सोचो, सत्ता के लिए पागल मत हो। सत्ता संस्कार की बेहतर होती है, सत्ता पागलपन की बेहतर नहीं होती। वहीं मामा के श्राद्ध वाले ट्वीट पर अब एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जवाब दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट में सीएम शिवराज की लंबी आयु की कामना की है। साथ ही उन्हें पूछा कि सीएम को हर चीज़ के पीछे कांग्रेस ही क्यों नज़र आती है। कमलनाथ ने लिखा कि अगर सीएम को लगता है कि उनके खिलाफ गलत ट्वीट किया गया है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सुनाते हैं। प्रिय कार्तिकेय चौहान जी, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं। उन्होंने ही ये शरारत की है और उन्होंने ये शरारत भी की होगी कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें टिकट दिलाया। तो इन चीजों से आप सावधान हो। हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। इजहार, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो ट्विटर वार चल रहा है, इजहार आपको अब मेरी आवाज आ रही है? इस ट्विटर वार पे क्या कहना चाहेंगे? लोग क्या कह रहे हैं, मजे ले रहे हैं? इजहार की आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। खैर, होते रहता है, टेक्नोलॉजी की जो है वो कभी कभी धोखा दे जाती है। अब सीधे अब रायपुर चलते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है। वह रायपुर में जो प्रभारी हैं शैलजा कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि 90 जो है प्रत्याशी तय हैं और सीईसी के बैठक के बाद इसको जारी कर देंगे। क्या कहना है
शैलजा का, ये सुनते हैं, उसके बाद जुल्फिकार के पास चलेंगे। सब देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं, ये पीसी के फैसले हैं। और अब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 12 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। एक साथ 90 आ जाएंगे कि 5 तारीख को जारी करने की मांग? कोशिश करेंगे हम लाने की। जुल्फी, आपके पास आना चाहूँगा, उसके बाद देवास में भी जाना, पोस्टर वॉर है अरविंद जी के पास। तो जुल्फी, सबसे पहले ये बताइए, अब क्या 15 तारीख के बाद ही नामों की घोषणा हो पाएगी? क्योंकि अब तो इंतज़ार लंबा हो गया, ढेर सारे, बीजेपी बहुत आगे चली गई कहा जा रहा है, लेकिन सर्वे में अभी तक कांग्रेस ही आगे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ आप बताइए कि रायपुर में, आसपास के इलाकों में चाय पर जो चुनावी चर्चा होती है, वो बाबा के ढाबा पे आप कुछ सुन रहे हैं कि नहीं? बाबा, बिल्कुल चाय पर जो चर्चाएं हैं उसकी गूंज सुनाई देना शुरू हो चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक अब चर्चाएं होने लगी और चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 90 में 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक क्यों नहीं की। तो चर्चा इस बात को लेकर बाबा हो रही है कि कांग्रेस आखिर अपनी प्रत्याशियों की सूची क्यों जारी नहीं कर पा रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हैं, उन्होंने कहा है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी आई। तो चर्चा जो चाय के दुकान पर है, ठेले पर है, तो वो चर्चा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोर हिंदुत्व की बात करती है, धार्मिकता की बात करती है और धर्मांधता की भी बात करती है। लेकिन अब कांग्रेस जो है ना, उस रास्ते पे उनसे 2 कदम आगे पहुंच चुकी है। कांग्रेस जो है मुहूर्त तलाश कर रही है कि मुहूर्त आएगा और उसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। जैसा कि टीएस सिंहदेव ने बाबा कहा कि पितृपक्ष जैसे ही खत्म होंगे और उसके बाद उनकी सूची जारी हो जाएगी। कुमारी शैलजा ने भी यही कहा कि 90 के 90 उनके फाइनल हो चुके हैं और सीईसी की बैठक के बाद फाइनल कर लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इन दोनों जगह के जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है और जो यहाँ के बड़े नेता हैं, उन कुछ नेताओं का ये मानना है कि पितृपक्ष में अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। जब पितृपक्ष खत्म हो जाए तो उसके बाद टिकट की, ये तो टिकट की बात हो गई। जो सर्वे आ रहे हैं अलग अलग जो आप देख रहे होंगे, आपके अखबारों में भी छप रहे होंगे, उस पर क्या बात होती है? उस पर तो बड़े चटकारे लेकर के बात हो रही होगी। बिल्कुल, सर्वे जो आ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो यही है कि कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है, कांग्रेस की स्थिति नजर आ रही है। और जिन आधार पर जो सर्वे किए गए वो कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं, कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, किसानों को सबसे बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ में है, तो उसको लेकर जो काम किया, तो चर्चा यही है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। लेकिन उसके बाद चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी तेजी से टक्कर में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर भी चर्चा है कि दूसरी लिस्ट आई तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन जो बैलेंस चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब टक्कर में आ चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जो गलती की थी उसे छत्तीसगढ़ में दोहराया नहीं है। कांग्रेस ने अभी लिस्ट जरूर नहीं जारी की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं उनको शामिल करते हुए 43 नाम ऐसे हैं जिनको नए लोगों को मैदान में उतारा है। तो नए और पुराने का जो कॉम्बिनेशन है 50-50% का, वो छत्तीसगढ़ में अपनाया है। तो इससे ये कहा जा रहा है कि अब की स्थिति में कांग्रेस की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, जबकि 2 महीने पहले के सर्वे कुछ और कह रहे थे कि बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। लेकिन अब कांग्रेस इस बात को लेकर पिछड़ती नजर आ रही है। जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी टिकट ही घोषणा नहीं की है, 7 तारीख को पहले चरण के मतदान है और मुश्किल से 27 दिन बचे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं, जी बाबा जी, देवास चलना पड़ेगा। देवास के खातेगांव में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लगाए गए। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी अभी हाल में ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आप देख सकते हैं पोस्टर में कहा गया है कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। फोटो पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। अरविंद जी, आप हमारे साथ हैं, बताएं ये क्या कहता है, ये क्या सब हो रहा है यहाँ पे? जी, साफ तौर से हम बात करें, देवास तो दीपक जोशी जो है, कैलाश जोशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर हैं और अभी कांग्रेस का दामन संभाला है। कांग्रेस का दामन संभालते ही आपके जो है
कांग्रेस को आपने स्टार प्रचारक के रूप में माना है। कांग्रेस में आप जगह जगह आपने बुधनी चुनाव लड़ने का भी दीपक जोशी ने बोला था कि मैं बुधनी से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन देवास जिले के जो खाते गांव सीट है, वहां पर हम बात करें तो दीपक जोशी का काफी आना जाना रहा है, ब्राह्मण बोध वहां पर ज्यादा है। लेकिन दीपक जोशी को अभी कांग्रेस ने वहां से प्रत्याशी घोषित नहीं करा है। लेकिन इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं आशीष शर्मा, उसके बाद देखा जाता है कि रात को इस तरह के पोस्टर बनने लगते हैं जिनमें आशीष शर्मा का कहना है कि ये हमने नहीं लगाए हैं, और वहीं दीपक जोशी का कहना है कि मेरे विपक्ष वालों ने ही मेरा प्रचार कर दिया है, उन्होंने ही मेरे पोस्टर उन्होंने लगाए और मेरे पोस्टर बैनर पे किरास के निशान माने हैं। जबकि दीपक जोशी का कहना है कि मैं अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ हूं, ना ही मेरे को कांग्रेस ने हरी झंडी दी है। जी, तो इसका मतलब हरी झंडी मिलने के पहले ही वहां विरोध शुरू हो गया है जोशी जी का। जी, साफ तौर पर देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाएगा। अपन कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं देवास के जाएंगे, वहां कांग्रेस के जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि किसी तरह का हमने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। ये किसने विरोध किया है, किसने इनके पोस्टर लगा दिए हैं, किनके पोस्टर पे क्रॉस करा है, यह बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो रहा है। जी, दीपक जोशी को यदि कांग्रेस ने टिकट दिया तो क्या लोग वहां पे विरोध करेंगे या स्वीकार कर लेंगे? देखिए, अभी हमारी दीपक जोशी से बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा है, एनडीटीवी को बोला है कि मैं किसी प्रत्याशी के सामने खड़ा नहीं होऊंगा, वो बरसों से वहां से मेहनत कर रहा है, मैं वहां पे मतलब किसी भी जो प्रत्याशी कई सालों से वहां मेहनत कर रहा है, मैं उसके बीच में दीवार नहीं बनूंगा। जी, तो फिर वो कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी दीपक जोशी ने बोला जो हाई कमान बोलेंगे, जो कमलनाथ जी जहां का मेरे को दायित्व देंगे वहां से चुनाव लड़ूंगा। जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अरविंद जी देवास से एक चलते चलते एक सवाल, चूंकि इजहार मुझे दिख गए, इजहार वो ट्वीट वाली खबर पे आते हैं, तो ये जो ट्वीट वगैरह चल रहा है उस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है या लोगों को फर्क नहीं पड़ता है ट्वीट से? देखिए, पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत होती है एक एक्स अकाउंट से, जिसमें विद कांग्रेस के नाम से एक फ़ोटो ट्वीट किया जाता है। उसमें लिखा होता है कि मामा का श्राद्ध के दौरान पे जो है बीजेपी ने मामा को टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं वो वायरल होता है। उसके बाद जो सीएम के बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, वो मैदान में उतरते हैं, और फिर उनके बाद लगातार बीजेपी के बड़े नेता मैदान में उतर जाते हैं, जिसमें भाजपा के वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा, जो अभी कैंडिडेट बनाए गए भोपाल की हुजूर विधानसभा से, वो उतरते हैं। वो लगातार जो है कांग्रेस पर हमला करते हैं। इसके बचाव में या ये कहें कि कांग्रेस के समर्थन में या सफाई देने के लिए फिर कमलनाथ के मीडिया का जो सलाहकार है पीयूष बबेले उतरते हैं और वो साफ करते हैं कि ये कांग्रेस का काम नहीं है, और साथ ही वो सीएम की लंबी आयु की कामना भी करते हैं और सफाई देते हैं कि ये सीएम ने नहीं किया, लेकिन उनके कुछ जो जलने वाले लोग हैं या उनकी पार्टी में से ही हो सकते हैं, उनके द्वारा ये कृत किया गया है। इसके बाद मामला यही नहीं रुकता, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस जो है जंग में कूद जाते हैं, जिसके बाद सबसे लास्ट में कमलनाथ मैदान में उतरते हैं और वो भी जो है सीएम को जो उनकी लंबी उम्र है उसकी कामना करते हैं। साथ ही जो लगातार इस तरह के बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस जो बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमलावर है और कोशिश कर रही है कि इसके जरिए से विधानसभा चुनाव में माहौल बनाया जाए कि कांग्रेस जो है जो ओछी राजनीति पर उतर गई है, और इस तरह से एडिट फोटो करके और एक जिंदा व्यक्ति का श्राद्ध करके, जो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का मामा कहलाता है, उसके साथ ऐसा करके जो है राजनीति कर रही है। तो वहीं कांग्रेस लगातार अपना बचाव कर रही है, वो साफ कर रही है कि ये कांग्रेस का काम नहीं है। हमारी राजनीतिक जो है वो हो सकती है, जो राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारा काम नहीं है, और हम तो कामना कर रहे हैं कि सीएम की लंबी उम्र हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये काम जो है वो बीजेपी का ही हो सकता है, जो बीजेपी के असंतुष्ट लोग हैं उन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं ये सब किया गया है। जी, इजहार आपका और जुल्फी आपका, नीलेश आपका और अरविंद आपका, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इतना ही और चुनावी चर्चा में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम चंद पलों में लौटते हैं, तब तक मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।